प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, आज के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दूसरा, ड्राई राशन योजना किस राज्य में शुरू होगी? तीसरा, चर्चा में रहा पीजी सीट क्या है? साथियों, प्रश्नों पर आए उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? ध्यान रखना साथियों, पहली महिला मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? ए शिवांगी सिंह, बी शिवानी मीना, सी भावना कंठ, डी ज्योति सिंह। साथियों, इसका सही जवाब है बी शिवानी मीना। शिवानी मीणा एक आईआईटी जोधपुर की पूर्व छात्रा, कोल इंडिया की शाखा सीसीएल में एक ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बन गई हैं, जिसके कारण चर्चा में है। वह सीसीएल के रजरप्पा परियोजना में तैनात होंगी, जो कोयला खनन दिग्गज के महत्वपूर्ण उद्यमों से एक है। अगला प्रश्न साथियों, लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए नजीब मिकाती, बी हसनदीप, सी माइकल आउन, डी अजीब अखनूज। साथियों, इसका सही जवाब है ए नजीब मिकाती। नजीब मिकाती लेबनान के सबसे अमीर आदमी देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिसके कारण चर्चा में है। उन्होंने यह पद पहले भी 2 बार संभाल चुके हैं, अर्थात 2 बार वो पहले भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री हसनदीप ने 4 अगस्त 2020 को बेरूत में बड़े पैमाने पर विस्फोट के बाद इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, मोरक्को के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस तरह के प्रश्न पीसीएस में कई एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए प्रश्नों को रखा गया है। किसे नियुक्त किया गया है, कौन चुना गया है? खास करके किसी देश में अगर महिला कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन रही हैं या राष्ट्राध्यक्ष उस देश की बन रही हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मालूम होना ही चाहिए। मोरक्को के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अजीज रब्बा, बी अजीज अखनौज, सी निसार ब्राक, डी मौले हाफिज एल आलम। साथियों, इसका सही जवाब है बी अजीज अखनौज। मोरक्को के राजा मोहम्मद VI ने, ध्यान रखना, 6 ने नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस पार्टी के अजीज अखनौज को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उन्हें सरकार बनाने के लिए कहा है, जिसके कारण चर्चा में है। मोरक्को में नव निर्वाचित राजनेताओं के पास केवल सीमित शक्तियां हैं, क्योंकि प्रमुख निर्णय सम्राट के हाथों में रहता है। अगला प्रश्न है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण है। ए सुब्रमण्यम स्वामी, बी अजय डोवल, सी बिपिन रावत, डी शशि थरूर। साथियों, इसका सही जवाब है ए सुब्रमण्यम स्वामी जी। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसके कारण चर्चा में है। इसमें बताया गया है कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है, जिसे संविधान द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मानवाधिकार परिषद का 48वां सत्र संपन्न हुआ। हाल ही में मानवाधिकार परिषद का 48वां सत्र संपन्न हुआ, जिसमें साल 2050 तक किस देश के लगभग 17% हिस्से के जलमग्न होने का कयास लगाया जा रहा है। मतलब कौन सा ऐसा देश 2050 तक इसके पूरे जमीन का, पूरे उसके जमीन के क्षेत्र का 17% जलमग्न हो जाता, डूब जाएगा। ए भारत, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी मालदीव। साथियों, इसका सही जवाब है बी बांग्लादेश। हाल ही मानवाधिकार परिषद का 48वां सत्र संपन्न हुआ, जिसमें साल 2050 तक बांग्लादेश के लगभग 17% हिस्से को जलमग्न होने का कयास लगाया जा रहा है, जिसके कारण चर्चा में है। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने विश्व आर्थिक मंच, ध्यान रखना, विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बांग्लादेश में समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण 2050 तक 20 मिलियन लोगों का अपने घरों से वंचित होने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जा चुका, मैं पहले ही बता चुका हूँ और पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, क्योंकि भारत देश में हिंदी ही संकट में आ गई है। लगभग संकट में ही मान सकते हो, अलग बोलने के लिए तो 42% लगभग बोला जाता है,
लेकिन फिर भी लोग एक हेट दृष्टि से देखते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछा जाता है। तो हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 14 सितंबर, बी 5 सितंबर, सी 10 जनवरी, डी 28 फरवरी। साथियों, इसका सही जवाब है ए 14 सितंबर को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना। हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। ध्यान रखना आप लोग, ये बार बार पूछा जाता है 28 फरवरी को भी। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में बनाया गया था। ध्यान रखना कब? 14 सितंबर 1949 को। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, पूछा गया है ये आर्टिकल 351। देश भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राष्ट्रीय दिवस, ध्यान रखना, हिंदी दिवस को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अब लोग ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की जो संघ है, संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी क्या है? राजभाषा है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी है। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लगभग सभी एग्जाम में, IAS PCS सारे एग्जामों में पूछा गया है हिंदी हमारी क्या है, मतलब कौन सी भाषा है? तो राजभाषा, राष्ट्रभाषा। तो ध्यान रखना, हिंदी हमारी राजभाषा है, भूलना नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, हिंदी हमारी राजभाषा है। किसी के बहकावे में आकर बहकना नहीं है, गलत स्टेटमेंट नहीं करना है। अगर नहीं विश्वास है तो बियर एक्ट में जाके या फिर लक्ष्मीकांत संविधान जो बुक है उसमें जाकर 351 में आप देखिए, उसके तहत उसमें बताया गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। या कोई अच्छी कोचिंग, अच्छी बुक को पढ़िए तो नीचे तो उसमें दिया होगा हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन कई जगह राष्ट्रभाषा लिखते हैं जो लोग नहीं पता है। और लिप देवनागरी लिपि होगी। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, ध्यान रखना, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ड्राई राशन योजना किस राज्य में शुरू होगी? ए यूपी, बी उड़ीसा, सी दिल्ली, डी झारखंड। साथियों, इसका सही जवाब है बी उड़ीसा में। कुछ समय पहले शीर्ष अदालत सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी श्रमिकों के लिए सूखा राशन प्रदान अर्थात ड्राई राशन प्रदान करने के लिए लिहाज से एक योजना तैयार करने का निर्देश दिए थे, कोविड समाप्त होने तक। इसी क्रम में उड़ीसा सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को ड्राई राशन आपूर्ति करने के लिए एक योजना शुरू की, जिसके कारण चर्चा में है। इस योजना में उन प्रवासी कामगारों तक बढ़ाया जाएगा जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड चाहिए अगर वो अनाज के लिए, अगर नहीं है तब भी इसमें मिलेगा आपको। राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले मजदूर भी राज्य के भीतर वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। अर्थात अगर आपके पास राशन कार्ड है तो भारत में कहीं भी, अपने राज्य के अलावा भी कहीं भी राज्य में है, अगर आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, दिल्ली में हैं, तब भी आप वहाँ से राशन कार्ड ले सकते हैं। अपने राशन कार्ड से अनाज वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को 5 kg चावल मुफ्त दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे क्वाड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वाड महत्वपूर्ण है। अब कई क्वाड हैं, लेकिन जिसमें भारत शामिल है, अर्थात अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, उसकी बात की जा रही है। कथनों पर विचार कीजिए। पहली बार 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसका विचार रखा था। बी, मालाबार नौसैनिक अभ्यास औपचारिक रूप से क्वाड का हिस्सा है। कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी न तो एक न तो दो। साथियों, इसका सही जवाब है ए केवल एक सही है। 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसका विचार रखा था। मालाबार नौसैनिक में भारत, जापान, अमेरिका है, अब की बार ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वाड का हिस्सा है। ध्यान रखना, मालाबार नौसैनिक अभ्यास पूछा गया है PCS में भी। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, जापान और अमेरिका। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल हो सकता है, लेकिन इस बार शामिल किया गया था। इसका सही जवाब होगा ए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 24 सितंबर को क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका जाएंगे, जिसके कारण चर्चा में है। 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। क्वाड भारत, ध्यान रखना, क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है। पहली बार 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसका विचार रखा था। अगला प्रश्न है,
हाल ही में चर्चा में रहा पीजी-सीट क्या है? एक नई CRISPR आधारित आनुवांशिक प्रणाली जो मच्छरों की आबादी को बढ़ाने से रोकती है। बी, सांप की नई प्रजाति। सी, बीमारी। डी, विषाणु। साथियों इसका सही जवाब है ए, एक नई CRISPR आधारित आनुवांशिक प्रणाली जो मच्छरों की आबादी को बढ़ने से रोकती है। शोधकर्ताओं ने एक नई CRISPR आधारित आनुवांशिक प्रणाली बनाई है जो मच्छर की आबादी को बढ़ने से रोकती है। इस आनुवांशिक प्रणाली का नाम सटीक निर्देशित बाज कीट तकनीकी है। पीजी-सीट पुरुष प्रजनन क्षमता और मादा के उड़ने से संबंधित जीन में परिवर्तन लाता है। पीजी-सीट एक नई स्केलेबल आनुवांशिक नियंत्रण प्रणाली है जो CRISPR आधारित दृष्टिकोण का उपयोग कर ऐसे बाज मच्छरों को पैदा करता है जो आबादी को बढ़ाने से रोक सकते हैं। कल का प्रश्न था, काल्पनिक उपन्यास पिरानेसी के लिए वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन किसने जीता है? ए, मिशेल ओबामा। बी, सुजाना क्लार्क। सी, J.K. रोलिंग। डी, सुधा मूर्ति। साथियों इसका सही जवाब था बी, सुजाना क्लार्क। महत्वपूर्ण था, आप लोग जवाब जरूर दिया करें। किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? ए, दिल्ली। बी, हैदराबाद। सी, लखनऊ। डी, मुंबई। पिछली वीडियो से प्रश्न रहता है, आप लोग जवाब जरूर दिया करें। यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।